गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम आपके एक पुराने दोस्त से मिलेंगे। पहले भी मिले हुए हो आप इससे। इसका नाम है डेप्रिसिएशन। दोस्ती टूट गई थी। अरे अरे, दोस्ती सबसे खूबसूरत है, जल्दी से टूटनी नहीं चाहिए। वापस कराते हैं ज़रा दोस्ती। लेकिन एक कमाल की बात मैं तुम्हें बताऊं, सबसे प्यारा रिश्ता दोस्ती और सबसे खतरनाक दुश्मन कोई गहरा और पुराना दोस्त। देखो ये भी ध्यान रखना, सबसे खूबसूरत रिश्ता दोस्ती और सबसे खतरनाक दुश्मन कोई पुराना गहरा दोस्त। क्या मैम, बस बेटा यही कलयुग है। तो हम आज जिससे दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं उसका नाम है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। सबसे पहले लिखेंगे जनरल मीनिंग। जनरल मीनिंग fall in value due to wear and tear efflux of time, EFFLUX, efflux of time, obsolescence, of technology, etc. is depreciation. क्या आप सबको पता था ये कि डेप्रिसिएशन इज़ फॉल इन वैल्यू ड्यू टू वियर एंड टीयर? तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है, जनरल बात, ये तो सभी को पता है। तो अगर आपको पता है तो कोई ख़ास बात नहीं, क्योंकि ये तो क्या है, जनरल मीनिंग। अब जो ख़ास बात है वो हम लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, एज पर स्केड्यूल 2, as per Schedule 2 of the Companies Act 2013. इसके बाद ना 4 लाइंस छोड़ देना और फिर लिखना स्टार्ट करना, ठीक है? 4 लाइन का गैप देना फिर लिखना। डेप्रिसिएशन मीन्स systematic allocation of depreciable amount of PPE over its useful life. अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 शब्द सिस्टमैटिक एलोकेशन और डेप्रिशिएबल अमाउंट। ऊपर हमने जो 4 लाइंस का गैप दिया ना, इसका मतलब यहीं पर लिखेंगे हम। तो ऐसे करके आप एक एरो ले जाओ। सिस्टमैटिक एलोकेशन का मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। Systematic allocation means SLM, WDV or production units. Depreciable amount, it means cost minus scrap.
कॉस्ट का मतलब ऑल एक्सपेंसेस incurred till working condition. कॉस्ट का मतलब ऑल एक्सपेंसेस टिल वर्किंग कंडीशन. स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ. वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ. स्क्रैप के साथ थोड़ी स्पेस होगी तो स्क्रैप के दो नाम लिखेंगे और साल्वेज वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू. स्क्रैप को ही हम क्या कहते हैं? साल्वेज वैल्यू. SALVAGE, साल्वेज वैल्यू. और स्क्रैप को ही कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू. RESIDUAL. उसके बाद हमारी डेफिनेशन में नेक्स्ट वर्ड आ रहा है PPE और अगला इम्पॉर्टेंट वर्ड यूजफुल लाइफ. दोनों का मतलब लिखेंगे. PPE मीन्स more than 12 months, held for use in production, या फिर रेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव. PPE जिसको हम जनरली फिक्स्ड एसेट बोलते हैं. फिक्स्ड एसेट का मतलब 12 महीने से ज़्यादा चले, प्रोडक्शन में काम आए, या फिर रेंटल या अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में काम आए. हर उस चीज़ को हम कहते हैं फिक्स्ड एसेट. यूज़फुल लाइफ. यूज़फुल लाइफ दो तरीक़ों से देखते हैं. इन ईयर्स या फिर इन यूनिट्स. तो देखो जनरल और स्पेशल डेफिनेशन में कुछ फ़र्क लग रहा है. डेफिनेशन ऐसी हो जो अपने आप में कंप्लीट हो, जो सारी बातों को एक्सप्लेन करे. तो जब सभी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो उनको क्या बता दिया? डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर. ये जो आपको रटा हुआ है जनरल डेफिनेशन. लेकिन जब हम फॉल इन द वैल्यू की बात करते हैं तो आप कौन सी वैल्यू कह रहे हो? बुक वैल्यू कह रहे हो या आप मार्केट वैल्यू कह रहे हो? और ये जो आप एफ्लक्स ऑफ टाइम कह रहे हो, तो अगर मैंने कोई एसेट ला कर के पैक्ड रख दिया है अपनी फैक्ट्री के अंदर, तो क्या डेप लगेगा या नहीं लगेगा? उस पर एफ्लक्स ऑफ टाइम हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्योंकि पैक्ड एसेट पर वियर एंड टीयर तो डेफिनेटली नहीं हो रहा है. तो क्या डेप लगाना है या नहीं लगाना है? तो ये है हमारी एक लूज डेफिनेशन, फॉल इन वैल्यू. अब एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको बताई जा रही है एकदम स्पेसिफिक बात कि डेप्रिसिएशन आखिर है क्या. डेप्रिसिएशन फॉल इन वैल्यू नहीं है. डेप्रिसिएशन इज सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट. डेप्रिसिएशन का तो मतलब सिर्फ इतना है कि एक खर्चा आपने किया है, एक खर्चा आपने किया है और वो खर्चा आपको बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा के लिए देगा. इतनी सी तो बात है. आपने कोई खर्चा कर दिया और उसका बेनिफिट कितने टाइम तक एंजॉय करोगे? 1 साल से ज़्यादा के लिए. तो इसलिए सारा खर्चा एक साथ P&L में डेबिट मत करना. थोड़ा थोड़ा करके डेबिट करेंगे. कितने सालों में? जितने सालों आप उस एसेट को एंजॉय करोगे. और हर साल जो हिस्सा डेबिट करते जाओगे उसका नाम क्या है? डेप्रिसिएशन. तो फॉल इन वैल्यू, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू कुछ नहीं. वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस्ट. हमने जितने में एसेट खरीदा, हमने जितने में एसेट खरीदा,
अब खरीद लिया, खर्चा हो गया, बेनिफिट कब तक मिलेगा? आने वाले कई सालों तक। तो सारा एक साथ P&L में नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। हर बार जो थोड़ा डालेंगे उसका नाम क्या है? डेप्रिसिएशन। मान लो आपने MKG में फाउंडेशन ज्वाइन किया, मानना क्या है मैम ज्वाइन किया ही है हमने, इसमें आपने कितने पैसे दिए? थोड़े से, है ना, थोड़े से आपने पैसे दिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये सारे पैसे आपने 1 महीने के लिए दिए, 1 साल के लिए दिए, 5 साल के लिए दिए? बोलो क्या कहते हो? मैम देखो सिलेबस ख़त्म कराने तक हमने दिए हैं, जब तक भी सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। तो हम मान लें अगर सिलेबस 4 मंथ्स का है, तो जो आपने फ़ीस दी, क्या आपके दिल से आएगा कि यार ये पेमेंट मैंने 4 महीने की करी है? जो भी आपने पेमेंट करी वो 4 महीने की करी। आप इंटर में फ़ीस दोगे तो कितने महीने की पेमेंट करोगे? 9 महीने की। तो अगर आप 12 महीने से कम में कर रहे हो, हमने कहा एसेट नहीं बना, 12 महीने से ज़्यादा के लिए पेमेंट कर रहे हो, एसेट बन गया, तो उसके टुकड़े कर लेना और हर टुकड़े को P&L में डेबिट कर देना। तो हमने कहा अपने हिसाब से तोड़ लेते हैं। 10 लाख का एसेट है, चलो 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 2 लाख। किसने मना किया? कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 2 ने। कह रहा है नहीं, अपनी इच्छा से नहीं। एलोकेशन कैसा होगा? सिस्टमैटिक तरीके से एलोकेशन करना है। अच्छा कितने तरीके हैं? तो 2 तो आपके दिल में बसे हुए हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? मेरा ख्याल है वो भी दिल में बसा होगा। SLM में क्या करते थे? कॉस्ट, हाँ सेम रहती थी, हाँ बिल्कुल सेम अमाउंट रहता था मैम हर साल। और कैसे निकालते थे? कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। देखो याद आया, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। अच्छा रिटर्न डाउन वैल्यू में जो बच जाता था, पहले साल तो किस पे लगाते थे? कॉस्ट पे। फिर जो डेप आया उसको माइनस कर दिया, फिर जो वैल्यू आई उस पे डेप लगाया, फिर उसको माइनस कर दिया, फिर डेप लगाया। हर साल डेप सेम तो नहीं रहता, तो फॉल करता है कि राइज करता है? फॉल करता है। तो सिस्टमैटिक, या तो सेम अमाउंट लगा दो या फॉलिंग पे लगा दो। राइजिंग पे अलाउड नहीं है, फॉलिंग होना चाहिए। पहले साल सबसे ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम। और या फिर एक नया मेथड आ गया, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। ये मेथड इसलिए आ गया क्योंकि हर एसेट की यूज़फुल लाइफ ईयर्स के अंदर नहीं आ पाती है। हमारे जो पहले वाले दोनों मेथड्स हैं SLM और WDV, किसी भी एसेट की लाइफ को वो कैसे देखते हैं? सालों में, 5 साल, 10 साल, 15 साल। लेकिन बहुत सारे एसेट्स ऐसे हैं मार्केट में जिनकी लाइफ ईयर्स में नहीं आती है, रादर उनकी लाइफ कैसे आती है? यूनिट्स के अंदर। 2 सिचुएशंस मैं आपको देती हूँ, आप बताना कौन सा ज़्यादा बेटर लग रहा है। आपने घर में पापा को कहा पापा हमारी कार बहुत पुरानी हो गई है, चलो इसको बदल लेते हैं। पापा ने कहा नहीं नहीं तो बिल्कुल ठीक चल रही है, अभी क्या बदलना है इसको। पहली सिचुएशन, आपने कहा पापा 5 साल पुरानी हो गई, अब तो इसको बदल दो। दूसरी सिचुएशन, आपने कहा पापा 90,000 किलोमीटर चल चुकी है और कितना घिसोगे इसको, अब तो इसको कम से कम क्या करो? बदल दो। क्या बेटर लगता है? कार की लाइफ सालों में नहीं आती, किस में आती है? किलोमीटर्स में। आप जब भी कार बाय करने जाओगे और आप सेलर से पूछोगे कि भैया इसकी लाइफ क्या है, वो आपको कभी ईयर्स में नहीं बताएगा। वो आपको बोलेगा कि सर इतने किलोमीटर तो ये आपको कोई तकलीफ नहीं देगी, आराम से कार चलाओ आप, उसके बाद भी थोड़ा बहुत रिपेयर करके आप इसको इतने किलोमीटर तक आराम से ले जा सकते हो। अच्छा भैया सालों में बताओ। सालों में सर आप देख लीजिए आप गाड़ी कितना यूज़ करेंगे, आपका डेली का यूसेज क्या होगा, कितने किलोमीटर आप चलाओगे, वो सर आप देख लो सालों में। हम तो किस चीज़ में बताएंगे? किलोमीटर्स। आपका पेपर नंबर 3 और 4 ऑब्जेक्टिव है, OMR शीट पर होता है। OMR शीट चेक कैसे होती है? स्कैन के थ्रू। तो एक अलग PPE,
एक अलग इक्विपमेंट है OMR स्कैनर। तो OMR को उसी के अंदर डाला जाता है शीट को, और वो स्कैन करके जो है बाहर आती है। इधर स्कैनर होता है प्रिंटर की तरह, जैसे प्रिंटर से पेज बाहर आता है, ऐसे स्कैनर में हम शीट्स डाल देते हैं, वो स्कैन करके शीट को बाहर लेकर आता है। साथ में कंप्यूटर लगा हुआ है, सॉफ्टवेयर, यहाँ आपकी शीट अंदर गई बाहर आई, इधर सॉफ्टवेयर में रिजल्ट आ गया। बच्चे ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, कितने सही हैं, कितने गलत हैं, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, मार्क्स ऑब्टेन कितना है। तो ये OMR स्कैनर जब मैंने बाय किया था, मैंने उस पर्सन से पूछा कि सर ये बताओ ये कितने साल चलेगा। तो उसने मुझे कहा कि मैम देखो ये आपको 5 लाख शीट स्कैन करके बिना किसी दिक्कत के देगा। आप 5 लाख शीट आराम से स्कैन करना, कोई प्रॉब्लम आई तो आप मुझे बताना, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर उसके बाद सर जो मैम जो प्रॉब्लम आएगी वो देख लेंगे, आप बता देना, लेकिन 5 लाख तक तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो अगर मैं कहूँ सर आप मुझे सालों में बताओ, तो वो क्या कहेंगे कि मैम वो आप देख लो आपके कितने स्टूडेंट्स हैं, आप एक साल में कितनी शीट स्कैन करोगे, आप देख लो साल कितने, मैं तो कितने में बताऊंगा, नंबर ऑफ शीट्स में। ऐसे ही कैमरा मोबाइल वाला नहीं, वो जो शादियों में यूज़ होता है, बड़े बड़े कैमरेज जब भी हम बाय करते हैं ना, उसकी लाइफ कभी भी सेलर ईयर्स के अंदर नहीं बताता। कैमरे की लाइफ आती है नंबर ऑफ क्लिक्स पे, और उसको उनकी लैंग्वेज में बोलते हैं एक्चुएशंस। तो सेलर बोलता है इतनी एक्चुएशंस तक कैमरा चलेगा। तो सर कितने साल आप देख लो, आप एक साल में कितनी फ़ोटोग्राफ क्लिक करोगे, क्योंकि मार्केट में बहुत से एसेट्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ ईयर्स में नहीं आती है। तो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने यहीं पर साथ में लिखना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, तीनों मेथड्स के साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। तो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ने कहा कि चलो SLM है, WDV है, एक मेथड और ले लो, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। किन एसेट्स के लिए होगा, जिनकी लाइफ हम ईयर्स में नहीं निकाल सकते हैं। तो कोई बात नहीं, आप यूनिट्स में लाइफ निकालो, और डेप्रिसिएशन कैसे लगाना, प्रोडक्शन यूनिट मेथड्स। अब कौन सी चीज़ फिक्स्ड एसेट है, कौन सी चीज़ नहीं है। सबसे पहली बात तो मोर देन 12 मंथ्स। अब लॉ की बात करते हैं, और एक चीज़ कही जाती है लॉ के बारे में, लेजिस्लेचर डज नॉट वेस्ट वर्ड्स, लेजिस्लेचर डज नॉट वेस्ट वर्ड्स। और वो जहाँ लिखते हैं बहुत सोच समझ के लिखते हैं। कहीं पर तो लॉ में 12 महीने लिखा है, और कहीं पर 1 साल लिखा है। तो देखने में तो ऐसे ही लगता है कि यार एक ही बात है, 12 महीने लिख दो या 1 साल लिख दो, लेकिन PPE की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, 12 महीने। कह रहे हैं अगर 12 महीने से ज़्यादा ये एसेट आपके पास रहेगा तो आप इसको क्या मान लेना, PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिक्स्ड एसेट का नाम बदला है लॉजिकली। फिक्स्ड एसेट में या तो लैंड एंड बिल्डिंग होती है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी होती है प्लांट, और बाकी आपका फर्नीचर और ऑफिस का सारा सामान वो सब कहाँ आ गया, इक्विपमेंट में। तो वो नाम बदल के ना प्रॉपर कर दिया कि फिक्स्ड एसेट होते ही क्या है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब PPE के साथ अगर हम लिख देते हैं ना मोर देन 1 ईयर, तो एक प्रॉब्लम अराइज हो जाती, जिसकी वजह से लिख दिया है 12 मंथ्स। मान लो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 अप्रैल से 31 मार्च, और मैंने एक एसेट खरीदा 1 जनवरी। तो ये 1 अप्रैल 23, 31 मार्च 24, मैंने एक एसेट खरीदा 1 जनवरी को, और इसको मैंने बेच दिया 30 जून 24, मैंने बेच ही दिया इसको। खरीदा और बेचा, तो ये कितने टाइम तो रहा हमारे पास, 6 महीने ही रहा। 1 जन को तो खरीदा ही था, 30 जून को हमने बेच ही दिया। तो क्या ये फिक्स्ड एसेट बनेगा? नहीं, लेकिन कुछ
क्लाइंट्स आपके क्या कह सकते हैं कि देखिए ईयर तो बदल गया ना, आपने क्या कहा मोर देन 1 ईयर, तो साल तो बदल गया ना, हम तो इसको कब लाए थे 23-24 में, हमने इसको बेचा कहाँ 24-25 में। तो कन्फ्यूजन ना हो तो लॉ ने क्या कर दिया, मोर देन 12 मंथ्स। तो कह रहे हम ईयर की बात नहीं कर रहे, भले ही आपका ईयर बदल जाए, एसेट आपके पास कितने समय रहना चाहिए, 12 महीने से ज़्यादा। उसके बाद वो एसेट आपने किस लिए खरीदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्ड फॉर यूज़। हेल्ड फॉर यूज़, एसेट वही चीज़ होती है जो आप अपने पास यूज़ करने के लिए खरीदते हो। देखो एसेट और इन्वेंट्री में क्या फ़र्क है, बस इतना ही फ़र्क है। जिस चीज़ को मैं इन्वेंट्री कहती हूँ वो मैं खरीदती हूँ बेचने के लिए, और जिस चीज़ को मैं एसेट कहती हूँ वो मैं खरीदती हूँ रखने के लिए। मान लो ये पैनल जिससे हम पढ़ा रहे हैं, ये पैनल हमारे बिजनेस में क्या होगा, एसेट। तो पूरी डेफिनेशन में आ रहा है हेल्ड फॉर यूज़ इन प्रोडक्शन और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। आप किसी भी सेक्टर में हैं वो आप देख लें, या तो प्रोडक्शन में काम कर रहा है या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में आपकी मदद कर रहा है, लेकिन आपने किस लिए खरीदा हो एसेट, आपके पास रखने के लिए, तभी हम उसको पीपी मानेंगे। अच्छा ये वाला हमारा एरिया बिल्डिंग एसेट है, एसेट है। मान लो कोविड का जब टाइम था, क्लासेस नहीं चल रही थी, अगर उस समय किसी को ज़रूरत है किसी भी वजह से और हमने उसको रेंट पे दे दिया, तो क्या ये मेरा अब एसेट नहीं रहा, क्योंकि मैंने तो इसको यूज़ नहीं करा। तो कंपनीज एक्ट कह रहे हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अगर एसेट आपका अभी यूज़ नहीं हो रहा तो आपने उसको रेंट पे दे दिया तो कोई बात नहीं, हम फिर भी उसको क्या मानते हैं, एसेट मानते हैं। अब ये वाला जो बिल्डिंग है इसमें यहाँ फाउंडेशन की क्लास हो रही है, वहाँ इंटर की क्लास हो रही है, लेकिन थोड़ा हिस्सा रिसेप्शन का भी है, उसमें क्लास नहीं हो रही है, तो क्या उसको एसेट नहीं मानेंगे। तो कंपनीज एक्ट कह रहा है मानेंगे। वो कहाँ यूज़ हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में। तो हम ये कह रहे हैं आप अपने पास रखो, उसको यूज़ करो, या तो सीधा बिजनेस में यूज़ कर लो या ऑफिस के लिए यूज़ कर लो, एक ही बात है। अभी यूज़ नहीं हो रहा, खाली क्यों छोड़ना है, रेंट पे दे दो। वो सब चीज़ अगर ऐसा कुछ भी है तो हम उसको क्या मानेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और इसीलिए पीपीई को हमेशा किस प्राइस पर दिखाया जाता है, कॉस्ट पर। क्या पीपीई मार्केट वैल्यू पे दिखता है, नहीं। अरे कितना पुराना पीपीई है, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, लेकिन उसको किस प्राइस पे दिखाते हैं, कॉस्ट पर, मार्केट पे नहीं। उसका कारण है हेल्ड फॉर यूज है, नॉट हेल्ड फॉर सेल है। पीपीई हेल्ड फॉर यूज है, इट इज नॉट हेल्ड फॉर सेल। तो आपका मार्केट वैल्यू कितना भी होता रहे, इट डजेंट मैटर, आप उस एसेट को कभी बेचोगे नहीं, बिकॉज इट इज हेल्ड फॉर यूज। मतलब देखो अगर ऐसा हो जाए, ये जो पैनल था है, मतलब था क्यों, ये जो पैनल है इसको तो खैर हमने कोरिया से इंपोर्ट कराया था फर्स्ट टाइम, तो अभी तो ये सब अब बहुत अवेलेबल है। मान लो इसको हमने खरीदा 7 लाख में, 7 लाख में हमने खरीदा, 1 महीना बीता, इसका मार्केट प्राइस हो गया 9 लाख। क्यों, अचानक से डिमांड आ गई इस टाइप के पैनल्स की, टीचिंग इंडस्ट्री में डिमांड ज़्यादा हो गई तो प्राइस तो ऊपर जाएगा, मार्केट प्राइस हो गया इसका 9 लाख। अब मेरे दिल में आ रहा है कि यह 7 लाख का खरीदा था और आज अगर बेचेंगे तो कितने का बिक जाएगा, 9 लाख का, तो 2 लाख का जो है क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो मैंने बाय ढूंढना शुरू किया, चलो हमारा 1 महीने पुराना हो गया, 8.5 में तो निकल ही जाएगा, 8.5 लाख में निकल जाएगा, मुझे बायर मिल भी गया। 8.5 लाख में ये पैनल मैंने उसको बेच दिया और मैं बहुत खुश, क्योंकि कितना प्रॉफिट कमा लिया, 1.5 लाख। अगले दिन मैं क्लास में आई, आप भी क्लास में आए, पैनल नहीं है, मैं आपको देख रही हूँ, आप मुझको देख रहे हो कि अब क्लास चलेगी कैसे। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे समझ में आएगी कि ओहो ये मैंने क्या करा,
क्योंकि ये पैनल तो मैं कहाँ यूज़ कर रही थी, क्लास पढ़ाने में। अगर मैंने इसी को बेच दिया तो क्लास चलेगी कैसे? तो चाहे 1.5 लाख का प्रॉफिट हो, चाहे 15 लाख का, चाहे 150 लाख का, 150 लाख में मैम सोचना पड़ेगा चाहे 1.5 लाख हो या 15 लाख हो या 150 लाख हो, अल्टीमेटली अगर आपने आपका फिक्स्ड एसेट बेच भी दिया तो क्या करोगे? अगले दिन फिर से खरीदोगे। फिर किस प्राइस पे खरीदोगे? 9 लाख पे। तो फिर एक बार जब ऐसा कांड आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अरे यार बेकार रहा। इसीलिए तो पीपीई को किस प्राइस पे दिखाते हैं? कॉस्ट प्राइस पर, भले ही मार्केट वैल्यू कितनी भी ज़्यादा हो, क्योंकि हम इसे कभी भी बेचेंगे नहीं। हम सिर्फ तब बेचेंगे जब इसकी यूज़फुल लाइफ क्या हो जाएगी? ख़त्म। या फिर मे बी अगर कोई बेटर टेक्नोलॉजी आ गई है तो भी हम इसको बेचेंगे, लेकिन उसका कारण है टेक्नोलॉजी। ये नहीं कि हम इसको बेचना चाहते थे। और टेक्नोलॉजी चेंज ना हो तो एक तो परिस्थिति है ही जहाँ एसेट बिकेगा, वो है एट द एंड ऑफ यूज़फुल लाइफ। उसकी लाइफ ही ख़त्म हो गई, बेचारे को कितना घीस दिया आपने, वो नहीं चल रहा है, तो अब क्या करोगे? अब बेचोगे। अच्छा, जब किसी एसेट की लाइफ ख़त्म हो जाती है ना और हम उसको बेचने जाते हैं तो क्या हमें कोई बायर मिलेगा? नहीं। घिसी हुई चीज़ का बायर थोड़ी है, बायर तो नई चीज़ों का है। तो जब हम इसको एंड में बेचते हैं तो हम सेल नहीं बोल रहे, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्क्रैप। सेल नहीं है ये। वो कोई आपका एसेट कोई खरीदना नहीं चाहता जिसको 10 साल बीत चुके हैं। ये आपका एसेट कौन लेके जाएंगे? कबाड़ी वाले भैया, थोड़े सोफेस्टिकेटेड कबाड़ी वाले भैया ले जाएंगे, वो नहीं जो घर के पास आ रहे हैं, लेकिन लेकर तो अल्टीमेटली कबाड़ी वाले भैया ही जाएंगे। तो वो हमें जो भी पैसा दे देंगे उसको हम क्या कह रहे हैं? स्क्रैप वैल्यू। बहुत सारे एसेट तो ऐसे होते हैं जिसको उठाने के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। बहुत सारे एसेट ऐसे होते हैं वो तो उठाना ही नहीं चाह रहे, अरे हमें तो बाहर निकालना है, भैया पैसे लो और इसको ले जाओ, बाहर ले जाओ। और हमारा AS10 कहता है अगर आपको पता है ना कि निकालते समय खर्चा करना पड़ेगा, उसे कॉस्ट में ऐड कर लेना, उसे कॉस्ट में क्या कर लेना? ऐड कर लेना। और इसीलिए अगर आपको पता है बाद में कुछ स्क्रैप आ जाएगा तो कॉस्ट में से माइनस कर देना। तो हमने कहा कॉस्ट का मतलब AS10 क्या है? सिर्फ परचेज प्राइस। जिस प्राइस पर हमने खरीदा क्या सिर्फ वही कॉस्ट है या कुछ और भी कॉस्ट है? AS10 कह रहा है करते जाओ ऐड। इसमें कहाँ तक ऐड करते जाएं हम? क्या क्या खर्चा हम ऐड करें? कह रहे हैं आपके एसेट को वर्किंग कंडीशन में आने दो। आपके एसेट को कहाँ पे आने दो? वर्किंग कंडीशन में आने दो। तब तक जो भी खर्चा हो रहा है करते जाओ, ऐड करते जाओ, करते जाओ, और पूरा मिलाकर के बोलना ये एसेट का क्या है? कॉस्ट प्राइस। ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड टिल द एसेट रीचेज इट्स वर्किंग कंडीशन। तो आपने मार्केट से AC खरीदा, AC खरीदा आपने 25,000 का, तो वो खर्चा हो गया आपका 25,000 का AC खरीदा। फिर आपने सेलर से कहा कि डिलीवरी तो कराओगे, तो सेलर ने कहा सर डिलीवरी चार्जेस हमारे एक्स्ट्रा हैं। तो भैया पहले बताना चाहिए था आपको। चलो कोई बात नहीं, कितने चार्जेस हैं? 400 रुपये। ठीक है, कराओ डिलीवर। घर पे AC आया, AC पड़ा है पैक्ड, बहुत बढ़िया लग रहा है, शानदार, मन नहीं कर रहा है इसको खोले। क्या ये वर्किंग कंडीशन है? नहीं, लेकिन इसको हम बोलते हैं लोकेशन। ये कहाँ आ गया है? ये प्रेजेंट लोकेशन पर आ गया है। ये आपके घर में ही लगना है, घर पे आ गया, लोकेशन तक आ गया ये। लेकिन लोकेशन पे रुकना नहीं है, खर्चा कहाँ तक जाएगा? वर्किंग कंडीशन तक। अब AC आ गया, वो घर पे पड़ा हुआ है, तो ये तो है लोकेशन। अभी हमें इसको क्या करवाना है? इंस्टॉल।
तो एसी वाले भैया आएंगे या फिर कुछ कुछ इलेक्ट्रिशियंस भी ये कमाल का काम कर देते हैं। अगर आप कोई ऐसे इलेक्ट्रिशियन से एसी इंस्टॉल कराते हो वो भी कर जाएगा। वो आएंगे, इंस्टॉल करेंगे, कुछ पैसे वो लेकर के जाएंगे। फिर हो सकता है वो बोले वायर लंबी करनी पड़ेगी, सर आपका स्टेबलाइज़र यहाँ नहीं लग रहा, ये ख़राब है, नया लाना पड़ेगा, छत तक लेकर के जाना है, हम ले जा नहीं पा रहे, हमें लंबी तार चाहिए। मिला मिलू के बहुत खर्चा उसमें हो जाएगा। मान लो 1000 रुपये आपका खर्चा उसमें भी हो गया। 1000 रुपये खर्चा लग के एसी दीवार पे लग चुका है। एसी दीवार पे लग चुका है, क्या ये वर्किंग कंडीशन है? नहीं। जब तक एसी ऑन नहीं हुआ, जब तक ठंडी ठंडी हवा नहीं आई, तब तक वर्किंग कंडीशन नहीं है। तो हम कहते हैं वर्किंग कंडीशन की स्टेज होती है टेस्ट रन। अगर स्पेस है तो यहीं पे 2 शब्द लिखना, टेस्ट रन, TEST, टेस्ट रन या ट्रायल रन। हम ये कहते हैं कि लास्ट परिस्थिति ये है, ट्रायल रन तक के सारे खर्चे कहाँ ऐड कर देना? एसेट की कॉस्ट में। अब एक बार ठंडी ठंडी हवा आने लग गई और उसके 4 महीने बाद एसी खराब हुआ और कुछ रिपेयर हुआ, तो वो जाएगा P&L के अंदर, वो जाएगा P&L के अंदर। क्योंकि एक बार एसेट वर्किंग कंडीशन में आ गया, अब कोई भी खर्चा हो रहा है वो P&L जाएगा, वो एसेट की कॉस्ट के अंदर ऐड अप नहीं होगा। लेकिन जब तक वर्किंग कंडीशन में नहीं आया तब तक सारा खर्चा एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, बेसिक डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ बातें बताइए। यहाँ तक किसी के मन में कोई डाउट? तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, जर्नल एंट्री बनाते हैं, लेजर अकाउंट बनाते हैं। आपकी बुक्स खोलेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 159। अब हमने लॉ देख लिया है, अब इसको अकाउंट्स पे लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के थ्रू सीखेंगे हम। सबसे पहले एक काम कीजिएगा, सबसे पहले एक लेजर अकाउंट बनाएंगे। न्यू पेज से स्टार्ट करना क्वेश्चन नंबर 10 और अराउंड 15 लाइंस ले लेना अकाउंट के लिए और बैलेंस पेज वर्किंग के लिए। नए पेज से स्टार्ट करेंगे, 15 लाइंस का लेजर अकाउंट, बैलेंस पेज वर्किंग। मशीनरी अकाउंट बनाएंगे हम। लेजर में कितने कॉलम्स होते हैं? 8 कॉलम्स। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट। अगर पेपर में समय कम हो तो लेजर फोलियो स्किप कर देना, वरना मत करना, पूरा बनाना 8 कॉलम्स के साथ। हाँ, जर्नल फोलियो। तो हमारे पास है डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। तो वर्किंग हमारी CC पेज पर आ जाएंगी और इसका जो अगला पेज है ना, उस पर हम लोग जर्नल एंट्री लिखेंगे साथ साथ। पेपर में नहीं लिखनी है, लेकिन हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसमें हम जर्नल भी लिखेंगे और फिर साथ साथ हम लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। A firm purchased on 1st January 21 certain machinery for 5,82,000 and spent 18,000 on its erection. Erection यानी कि installation. हमने एक मशीन खरीदी 5,82,000 की और उस पर इंस्टॉलेशन का खर्चा हो गया 18,000। तो ये जो 18,000 का खर्चा है इंस्टॉलेशन का, ये एसेट की कॉस्ट में ही क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो मशीन हम ये नहीं बोलेंगे 582 की है, हम बोलेंगे मशीन कितने की है? 6 लाख की। आपने जो मशीन खरीदी उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है?
उसकी कॉस्ट प्राइस 6 लाख है, जिसमें परचेज प्राइस है 582, परचेज प्राइस है 582 और इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं 18,000, तो टोटल कॉस्ट प्राइस इज 6 लाख। ये हमने मशीन खरीदी 1 जनवरी 21 को। ऑन 1 जुलाई 21 अनदर मशीन फॉर 2 लाख वॉज एक्वायर्ड। बिजनेस हमारा चल रहा है, मशीन की ज़रूरत है, हमने एक और मशीन खरीद ली। तो मतलब हम कह सकते हैं ये मशीन 1 हो गई, 6 लाख की थी, फिर ये मशीन 2 हो गई, ये हमने 2 लाख की खरीदी। ऑन 1 जुलाई 22 यानी कि अगले साल, मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 21, मतलब कि मशीनरी 1 जो हमने 6 लाख की खरीदी थी, इट बिकेम ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो ये वाली हमारा एस मशीन जो है ये ख़राब है, हम तो अब लेटेस्ट वाली मशीन लाएंगे। इट बिकेम ऑब्सोलीट एंड वॉज ऑक्शन्ड फॉर 386, हमने इसको बेच दिया। एंड ऑन द सेम डेट फ्रेश मशीनरी, वही जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो हम खरीद लाए, फ्रेश मशीनरी वॉज परचेज्ड। तो पहली मशीन खरीदी 6 लाख की, दूसरी मशीन खरीदी 2 लाख की, फिर पहली वाली मशीन बेच दी और फिर एक और मशीन हम खरीद के ले आए। हर डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में यही कहानी है, मशीनरीज आएंगी, मशीनरीज जाएंगी और आप क्या करोगे, आप लेजर अकाउंट बनाते चलोगे, इसकी अकाउंटिंग हमें जो है पूरी करनी है। मशीन पर चाहिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट डेप्रिसिएशन मेथड। डेप्रिसिएशन वॉज प्रोवाइडेड फॉर एनुअली ऑन 31 दिसंबर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। पर एनम लिखा हो या ना लिखा हो, इट इज़ ऑलवेज पर एनम। 10% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू। तो देखो SLM होगा थोड़े अच्छे कर्मों का फल, रिटर्न डाउन वैल्यू होगा थोड़े मुश्किल वाले कर्मों का फल। अगर SLM आ जाए तो बहुत आसान है, अगर WDV आ जाए तो थोड़ा कम आसान है। आसान तो ये भी है, बस थोड़ा सा कम। तो WDV मतलब पहले वाला डेप माइनस करते जाएंगे, बैलेंस पे डेप्रिसिएशन लगाते जाएंगे। चलो स्टार्ट करेंगे हम 1 जनवरी 21 से। हमने खरीदी मशीन, क्या हुआ, क्या कुछ, तुम लोगों के क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है, तो पहला क्वेश्चन ही होता है मैम अगर क्वेश्चन में मेथड ना हो तो, मैम अगर क्वेश्चन में रेट ना हो तो, मैम अगर क्वेश्चन में मशीन ना हो तो। अरे यार ऐसे क्यों होगा, मेथड तो वो बताएंगे ना आपको। देखिए मेथड वो बताएंगे, आपने कहा मैम हमारी किस्मत पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है, तो अगर ऐसा हो जाए तो उस केस में क्या करेंगे, नोट देंगे फिर हम, और फिर हम क्या मानेंगे, SLM। तो इंस्टीट्यूट करने थोड़ी देगा ये आपको, इंस्टीट्यूट को भी पता है इनको मेथड मत दो, ये क्या मान लेंगे SLM, तो मेथड तो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो सबसे पहले 1 जनवरी 21 हमने मशीन खरीदी। मशीन खरीदने की एंट्री तो सब बता देंगे, मशीनरी डेबिट टू बैंक, मशीन आई कैश चला गया, किस अमाउंट से एंट्री होगी, 6 लाख से। सबसे पहले ना 7 वाले पेज पे एंट्री लिखेंगे हम, सिर्फ इसी क्वेश्चन में लिख रहे हैं, चिंता मत करना, बारी बारी नहीं लिखेंगे, लेकिन एक बार लिख लेंगे, हमें जर्नल भी क्लियर हो जाए एंट्रीज क्या बन रही हैं। एग्जाम में नहीं लिखना है, पेपर में नहीं लिखना, जितना मांगा उतना ही लिखेंगे पेपर में। तो अब हमारी जर्नल एंट्री सबसे पहले बनेगी 1 जनवरी 21 को। हम मशीन खरीद के लाए हैं, मशीन डेबिट टू बैंक, टोटल अमाउंट लिखेंगे 6 लाख और नरेशन में हम लिखेंगे being machine purchased
being machine purchased for 582 and installation charges incurred 18,000. तो हम क्या करेंगे, हमारी जर्नल एंट्री में हम सारे खर्चे ऐड करके टोटल कॉस्ट से हमेशा एंट्री बनाएंगे और जो नरेशन होगी उसमें सारे खर्चों की डिटेल आती जाएगी कि इस कॉस्ट में हमने क्या क्या ऐड किया। तो मशीनरी खरीद के लाए, एंट्री कर दी मशीनरी टू बैंक। जो हमने दूसरी मशीनरी खरीदी वो भी हमने इसी साल खरीदी है, सेम ईयर, उसके लिए भी सेम एंट्री बन जाएगी मशीनरी टू बैंक। तो अगली मशीन हमने खरीदी 1 जुलाई 21, एंट्री बन जाएगी मशीनरी टू बैंक। ये हमने बाई की 2 लाख। इसमें कोई और खर्चा एडेड नहीं है, बस हमने मशीन ली है, परचेज प्राइसेस 2 लाख। तो अकाउंट्स का पहला स्टेप तो क्या है, जर्नल रिकॉर्डिंग, पहले हमने रिकॉर्डिंग कर ली। अब दूसरा स्टेप क्या है, पोस्टिंग, लेजर। अब लेजर में हम जाएंगे तो मशीनरी टू बैंक आपने किया तो मशीनरी अकाउंट में क्या लिख देंगे, टू बैंक। पहली मशीन के लिए 1 जनवरी, दूसरी मशीन के लिए 1 जुलाई। तो अब हम आएंगे हमारे लेजर में, सबसे पहले ईयर 2021। अब मशीनरी अकाउंट में लिखना है टू बैंक, तो 1 जनवरी टू बैंक और ब्रैकेट में इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन। अमाउंट है 6 लाख। जहाँ पर भी इंस्टॉलेशन है वहाँ ब्रैकेट में साथ में लिख देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट मशीन खरीदी हमने 1 जुलाई, तो फिर से मशीनरी टू बैंक। इसके बाद क्वेश्चन ने हमें जो डिटेल दी है वो है 1 जुलाई 22 की, यानी कि 2021 में तो हमने सिर्फ 2 मशीन खरीदी। अब 2021 को हम क्लोज करेंगे और क्लोज करने से पहले साल के आखिरी दिन हम क्या चार्ज करेंगे, डेप्रीसिएशन। तो क्वेश्चन में डेट लिखी हो या नहीं लिखी हो, डेप्रीसिएशन इज ऑलवेज चार्ज्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। अब ईयर चेक करना है 31 दिसंबर एंड हो रहा है या 31 मार्च। तो देखो यहाँ पर मेंशन्ड है 31 दिसंबर। ईयर अगर मेंशन नहीं होगा तो नोट देंगे, ठीक है। यहाँ पे मेंशन है 31 दिसंबर, तो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31 दिसंबर को। पहले जर्नल देखते हैं, डेट आ रही है 31 दिसंबर 21। डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। हमेशा बीच में सिर्फ तब डेप लगता है जब एसेट बिक रहा होता है, अदरवाइज डेप कभी भी किसी भी और दिन नहीं लगता, हमेशा लास्ट में। डेप्रिसिएशन जब हम लगाते हैं तो जर्नल एंट्री, देखो डेप से हमेशा हम एसेट की वैल्यू को कम करते हैं, तो एसेट को क्या करेंगे हम, क्रेडिट, और डेप को मानते हैं हम इन द नेचर ऑफ एक्सपेंस, ऑल्दो अ नॉन कैश एक्सपेंस। कैश का आउटफ्लो नहीं है लेकिन खर्चे का नेचर है, तो हम एंट्री बनाएंगे डेप्रिसिएशन डेबिट
टू मशीनरी, और उसके बाद हम इसको ले जाते हैं पी एंड एल में, पी एंड एल टू डेप्रिसिएशन। तो अगर हमने एंट्री बनाई है डेप्रिसिएशन टू मशीन, तो मशीन अकाउंट में लिखेंगे हम बाय डेप्रिसिएशन। तो अमाउंट से पहले ज़रा लेजर अकाउंट में जा रहे हैं, मशीनरी अकाउंट में लिख रहे हैं बाय डेप्रिसिएशन। 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन। कैलकुलेशन होगा वर्किंग नोट नंबर 1 के अंदर। किसी भी प्रकार का कोई भी सिंपल भी कैलकुलेशन लेजर अकाउंट के अंदर नहीं करना है। प्रोफेशनल कोर्स, प्रोफेशनल पेपर, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, लेजर अकाउंट में कोई भी कैलकुलेशन करना अलाउड नहीं है। सारा कैलकुलेशन वर्किंग नोट में होगा। अब हम बनाएंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट के लिए सबसे पहले आप चेक कर लेना क्वेश्चन के अंदर मशीन कितनी है। तो मशीन कितनी है? 3। तो वर्किंग नोट बनेगा 4 कॉलम के साथ। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, फिर मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। तो हमारा वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहले पर्टिकुलर्स आएंगे, उसके बाद मशीनरी 1, मशीनरी 2, मशीनरी 3। पर्टिकुलर स्टार्ट करेंगे हम डेट ऑफ परचेज के साथ। सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ परचेज एंड कॉस्ट प्राइस। वर्किंग नोट इसी पैटर्न में हमेशा हर क्वेश्चन में हमें बनाना है। मशीनरी 1 हमने कब खरीदी थी? 1 जनवरी 21, और मशीनरी 2 लाए थे हम 1 जुलाई 21 को। मशीनरी 1 है 6 लाख की, मशीनरी 2 की कॉस्ट है 2 लाख। अब लगाएंगे डेप्रिसिएशन फॉर 2021। डेप्रिसिएशन का मेथड है 10% WDV। तो पहले साल तो किस पे लगेगा? कॉस्ट पे लगेगा। तो 6 लाख का 10%। पूरे साल का डेप लगेगा क्योंकि शुरू से मशीन थी हमारे पास, तो डेप्रिसिएशन आ गया है 60,000 फर्स्ट मशीन पर। ऐसे ही सेकंड मशीन 2 लाख की कॉस्ट, 10% का रेट, लेकिन कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। डेप्रिसिएशन सिर्फ उसी ड्यूरेशन के लिए लगता है जितने टाइम मशीन हमारे पास होती है। तो 6 महीने के लिए ये डेप आ गया है 10,000। तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, क्योंकि 2021 में हमारे पास 2 मशीन्स हैं, तो दोनों पे डेप लगाएंगे 60,000 और 10,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन 70,000। डेप्रिसिएशन फॉर 2021 जहाँ लिखा है वहाँ पर आएगा नंबर 1। वर्किंग नोट का नंबर टॉप पे नहीं आएगा, जहाँ डेप निकलेगा वहाँ नंबर के साथ चलेंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 1, 2021 का डेप कितना हो गया है? 60 + 10, 70,000। वापस हमारे लेजर अकाउंट में आएंगे और डेप्रिसिएशन डालेंगे 70,000 का डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन 70,000, वर्किंग नोट नंबर 1, और ईयर क्लोज बाय बैलेंस कैरिड डाउन। $7,30,000। Next year balance brought down
वर्किंग नोट को भी यहाँ पर हम क्लोज करेंगे WDV निकाल के, रिटर्न डाउन वैल्यू, दोनों मशीन की। रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे निकालेंगे? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो अगर कॉस्ट A है, डेप्रिसिएशन B है, हम क्या कर रहे हैं? A माइनस B। तो रिटर्न डाउन वैल्यू है 5,40,000 पहले मशीन की। WDV मतलब डेप लगाने के बाद का अमाउंट। सेकेंड मशीन की रिटर्न डाउन वैल्यू है 1,90,000। WDV क्यों निकालनी पड़ेगी हमें? क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब हम डेप लगाएंगे तो हम किस वैल्यू पे लगाएंगे? WDV पे, क्योंकि मेथड कौन सा चल रहा है? WDV। और साथ साथ हम हमारा जर्नल देखें तो हमने एंट्री बना ली थी, तो यहाँ पर एंट्री का अमाउंट क्या है? 70,000 टोटल डेप्रिसिएशन। अब कुछ बच्चों के मन में एक डाउट आएगा कि मैम हमारा जो मशीनरी अकाउंट है ना, मशीनरी अकाउंट में हम अलग अलग कर सकते हैं M1, M2, M3, अलग अलग डेप्रिसिएशन, अलग अलग बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, वो बच्चे हंस रहे हैं जिनके मन में आ गया डाउट है। तो पहले करते होगे ऐसे, है ना? 11th क्लास में करते होगे। देखो तब आप बच्चे थे, है ना? 11th क्लास में बच्चे थे, कॉमर्स का बचपन था वो। अब आप बड़े हो गए हो तो अब आप बच्चों वाली हरकतें करते हुए अच्छे नहीं लगते। तो जिसके भी मन में आ रहा हो मशीनरी अकाउंट में M1, M2, M3 दिखाएंगे, तो लिखना अपने रजिस्टर में छोटी बच्ची हो क्या, छोटी बच्ची हो क्या। M1, M2, M3 मैम अलग अलग। जब बैलेंस शीट में अलग अलग नहीं जाता तो लेजर अकाउंट में कैसे चला जाएगा अलग अलग? अलग अलग कैलकुलेशन सिर्फ वर्किंग के अंदर आ सकता है, लेजर अकाउंट में एक साथ। तो अब अगर मन ने कहा आपके M1, M2, M3 दिखाएंगे तो अपने मन को क्या कहोगे? छोटी बच्ची हो क्या। M1, M2, M3 बच्चे दिखाते हैं, हमें कैसे दिखाना है? ऐड करके। तो ऐसी कोई भी इच्छा ना रहे, इससे पहले ही ध्यान रखना कि ये M1, M2, M3 ऐसे हमें नहीं करना है। ठीक है, तो बताओ फर्स्ट ईयर आई थिंक क्लियर होगा बिना किसी डाउट के, एकदम आसान है। अब आते हैं सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में हमने सबसे पहली ट्रांजैक्शन की है 1 जुलाई 22 को, और हमने पहले वाली मशीन जो है बेच दी। हम ज़रा वर्किंग नोट पर हमारा फोकस ले आते हैं, सारी कैलकुलेशन यहाँ पर चल रही है। हमने मशीनरी 1 बेची है किस दिन? 1 जुलाई 22 को। तो ये जो हमारा साल है 2022, क्या इसमें मशीन 1 पे कोई डेप लगाना है या नहीं? यस, डेप्रिसिएशन लगाना है तब तक जब तक मशीन हमारे पास रही है। तो मशीन तो हमने 1 जुलाई को बेची, तो मतलब मशीन तो हमारे पास रही कितने महीने? 6 महीने। तो फर्स्ट मशीन पर 6 महीने का डेप 2022 में लगेगा। तो वर्किंग नोट में नेक्स्ट डेप्रिसिएशन फॉर 2022। सबसे पहली वाली मशीन पे लगाते हैं 5,40,000 पर, जो रिटर्न डाउन वैल्यू है उस पर लगाएंगे। रेट है 10% और कितने महीने का डेप लगाएंगे? 6 महीने का। तो मशीन हमारे पास रही है 6 महीने, तो डेप लगेगा। मेथड है WDV, तो 540 पे डेप आ गया 27,000 का। तो डेप के बाद हम निकालेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 1 जुलाई, मतलब जिस दिन हमने मशीन को बेचा उस दिन इस मशीन की वैल्यू कितनी थी? तो 5,13,000। कैसे निकालोगे?
540 माइनस 27। एग्ज़ाम में तो सीधा लिखना है 5,13,000। कैसे निकाला वो पता है, WDV माइनस डेप। 5,13,000 मतलब कि जिस दिन हमने मशीन को बेचा है उस दिन हमारी बुक वैल्यू क्या है? उस दिन हमारे मशीन की बुक वैल्यू है 5,13,000। 5,13,000 की मशीन को आपने कितने में बेच दिया? 3,86,000। तो क्या आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस? आपको हुआ है लॉस ऑन सेल। तो लॉस या प्रॉफिट चेक करने के लिए सेल प्राइस को कंपेयर किया जाता है बुक वैल्यू के साथ। बुक वैल्यू मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू। कभी भी कॉस्ट से कंपेयर नहीं करना कि 6 लाख की चीज़ हमने इतने में बेच दी, नहीं। 5,13,000 की हमारी मशीन हमने जितने में बेची, तो नेक्स्ट लाइन में सेल प्राइस, हमने ये मशीन बेच दी है 386 में, तो हमें इनकर हुआ है लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल 1,27,000। 1,27,000। 513 माइनस 386। वर्किंग नोट नंबर 2 27,000 की डेप्रिसिएशन पर। वर्किंग नोट नंबर 3 लॉस ऑन सेल पर। लॉस ऑन सेल है 1,27,000। तो देखो जब भी मशीन हम सेल करेंगे ना, हमारी अकाउंटिंग में क्या क्या आ रहा है कि जिस दिन आपने सेल करी पहले तो उसकी बुक वैल्यू देख लो कि जिस दिन आप सेल कर रहे हो उस दिन आपके हिसाब से वैल्यू कितनी है। तो जिस दिन तक हमारा सेल है तब तक का डेप लगाना है। तो पहले हमने डेप लगा दिया, फिर हमने कहा देखो मशीन की रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आ रही है 5,13,000 और हमने इसको कितने में बेच दिया 386। तो आप ये नहीं कहोगे कि मैम 6 लाख की मशीन हमने 386 में बेची, नहीं। 6 लाख तो वो पिछले साल की बात है, 1 जनवरी 21 को थी वो तो 6 लाख की। अभी तो जब आप बेच रहे हो तो 1.5 साल निकल गया है, तो उसकी वैल्यू 6 लाख नहीं है, आज उसकी वैल्यू कितनी है 5,13,000। 5,13,000 की मशीन 386 में गई तो लॉस ऑन सेल है 127। साथ ही साथ हमने इस साल क्या किया, एक और मशीन खरीदी। तो मशीनरी 3 पर आते हैं। मशीनरी 3 हमने इस साल ली, तो हम अभी वर्किंग में ही है, हम सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं पहले, फिर पोस्ट करेंगे। मशीनरी 3 हमने कब खरीदी, सेम डेट, मतलब 1 जुलाई 22। कितने की खरीदी हमने मशीन, 4 लाख की। अब जो मशीन बेची है उसका तो डेप लगा दिया हमने 27,000, लेकिन जो मशीन खरीदी है 3 उसका डेप लगाना है, और जो हमारे पास ऑलरेडी है 2 उसका डेप लगाना है। तो मशीनरी 2 का डेप देखते हैं 2022 के लिए। तो 2022 में देखो मशीनरी 2 पर WDV कितनी है 1,90,000, और मशीनरी 2 हमारे पास पूरे साल रही, इसको हमने बेचा नहीं, तो इस पर पूरा का पूरा 10% का डेप्रिसिएशन, यानी कि डेप्रिसिएशन आ गया है 19,000। मशीनरी 3 4 लाख की मशीन है, रेट है 10%, लेकिन कब लेकर आए हम इसको 1 जुलाई, तो इस साल ये हमारे पास 6 महीने के लिए आई है, तो इनटू में 6/12 20,000। यानी कि करंट ईयर में हमारा जो डेप्रिसिएशन लग रहा है, फर्स्ट मशीन पे 27,000 लग रहा है, सेकेंड मशीन पे 19,000 लग रहा है, थर्ड मशीन पे 20,000 लग रहा है। मॉड्यूल स्पेसिफिकली कह रहा है सोल्ड मशीन का डेप
अलग से शो करना है और बाकी सब मशीन का एक साथ शो करना है। तो सोल्ड वाली मशीन का डेप अलग दिखाना है, बाकियों का अलग दिखाना है, तीनों को आपस में ऐड नहीं करना। तो ऐसा ही करेंगे हम। तो मशीनरी सोल्ड का डेप दिखाएंगे 27,000 और बाकी मशीनरीज का 19 + 20 39,000। तो हमने दो काम किए इस साल, पहले वाली मशीन बेच दी और हम एक नई मशीन खरीद के लाए। आते हैं ज़रा हमारे जर्नल में। अमाउंट में कहीं कोई डाउट? जर्नल में 2022 1 जुलाई हमने जो मशीन बेची है, सबसे पहले उस पर लगाएंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन टू मशीन। आपके जर्नल में मशीन 1 2 3 ऐसा कुछ नहीं आता, तो डेप्रिसिएशन टू मशीन, डेप लगाया 27,000 का। अब देखो इस वाले डेप की डेट क्या आ गई? 1 जुलाई। ये साल के बीच में सिर्फ डेप तभी आएगा जब आपने एसेट बेचा, अदरवाइज तो हमेशा साल के एंड में आएगा। तो 1 जुलाई सबसे पहले डेप लगाएंगे, उसके बाद एसेट को बेचेंगे। तो एसेट बेचा, पैसा आया बैंक डेबिट। बैंक डेबिट 386। लॉस हमने निकाला था, लॉस के लिए लॉस ऑन सेल डेबिट। लॉस हमारा आ रहा था 1,27,000। टू मशीनरी, तो 386 + 127 बुक वैल्यू के बराबर ही आएगा 5,13,000। जब भी एसेट बेचेंगे ना, तीन चीज़ें आएंगी, एक तो डेप्रिसिएशन, एक बैंक का अमाउंट, तीसरा प्रॉफिट या फिर लॉस। तो जैसे ही क्वेश्चन में आप देखोगे ना सेल, तो आपके दिल से आवाज़ आ जाए कि यार तीन अमाउंट्स दिखाने हैं, सेल हो रहा है एसेट। एक तो डेप लगाएंगे टिल द डेट ऑफ सेल, दूसरा कैश रिसीव करेंगे और तीसरा कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट या फिर लॉस। यहाँ पर हमने लिखा है लॉस ऑन सेल। क्या मैम P&L भी लिख सकते हैं? एग्ज़ाम की बात करें, यस अलाउड। आप चाहे P&L लिखो, आप चाहे लॉस ऑन सेल लिखो, दोनों चीज़ें सही हैं। लेकिन अगर टेक्निकली बात करें तो क्योंकि P&L हमारा 31 दिसंबर को ही ओपन होगा और आज डेट क्या चल रही है 1 जुलाई, तो इन केसेस में फिर हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? लॉस ऑन सेल। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट इतना ही है कि अगर आप साल के बीच में एसेट बेच रहे हो तो अकाउंट ओपन करना पड़ेगा लॉस ऑन सेल या प्रॉफिट ऑन सेल, और अगर आप साल के एंड में एसेट बेचते हो तो सीधा उसको कहाँ ले जाओ? P&L के अंदर, क्योंकि P&L ओपन है। तो रियल लाइफ में तो ऐसे करोगे, पेपर में मॉड्यूल कह रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चाहे लॉस ऑन सेल लिख दो चाहे P&L लिख दो। अब देखो एक बार चेक कर लें, जो मशीन हमने बेच दी क्या वो हमारी बुक से चली जानी चाहिए? यस, गई है या नहीं चेक कर लेते हैं। हमारी मशीन थी 6 लाख की, सबसे पहले हमने इसको डेबिट किया था 6 लाख, उसके बाद हमने यहाँ पे मशीन क्रेडिट की थर्ड एंट्री में। तो थर्ड एंट्री में इस 70,000 में से इस वाली मशीन का कितना था? 60,000। तो 6 लाख माइनस 60,000, 540 बचे। उसके बाद फोर्थ एंट्री में मशीन नहीं है, फिफ्थ एंट्री टू मशीन, यही वाली मशीन है। 27,000 से क्रेडिट माइनस 27,000 और लास्ट में क्रेडिट कर दिया 513 से माइनस 513, बैलेंस इज नील। तो जब मशीन चली गई है तो हमारी जर्नल से भी चली जाए तो करेक्टली जर्नल से भी चली जाती है, यही अकाउंट्स की खूबसूरती है। अपने आप
हमारे अकाउंट्स वही स्टेटस दिखाते हैं जो हमारी फैक्ट्री के अंदर है। अगर फैक्ट्री में मशीन नहीं है तो हमारी बुक्स में भी मशीन नहीं है। ये तो रहा सेल वाली मशीन। अब जो मशीन हमने बाय की थी, अब उसको बाय कर लेते हैं। तो मशीन हमने नई खरीदी, मशीनरी टू बैंक। मशीनरी हमने बाय की है 4 लाख की। ये तीनों एंट्रीज तो 1 जुलाई को हो रही हैं और अगली एंट्री होगी 31 दिसंबर को। डेप्रिसिएशन लगाएंगे एग्जिस्टिंग मशीन्स पर। डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 39,000। हमने वर्किंग नोट में निकाला था 19,000 सेकेंड मशीन पर, 20,000 थर्ड मशीन पर, तो टोटल डेप हो गया है 39। अगर आप डेट्स देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी, कारण समझ में आएगा इंस्टीट्यूट ने अलग करने को क्यों कहा है। क्योंकि 27,000 का डेप किस दिन लग रहा है, 1 जुलाई को, और 39 का डेप किस दिन लग रहा है, 31 दिसंबर को। तो आप भोलेपन में कहते हो कि मैम कंबाइन कर दें, लेकिन अगर हम सारी टेक्निकल चीज़ें देखें तो ये कंबाइन हो ही नहीं सकता। 27,000 लगाया है 1 जुलाई और 39 लगाया है 31 दिसंबर। अब इस जर्नल से लेजर की तरफ चलेंगे। जहाँ जहाँ मशीन आया है वहाँ वहाँ लेजर पोस्टिंग है। तो डेप्रिसिएशन टू मशीन, तो मशीन अकाउंट में बाय डेप। बैंक लॉस ऑन सेल टू मशीन, तो मशीनरी अकाउंट में बाय बैंक, बाय लॉस ऑन सेल। फिर मशीनरी टू बैंक, फिर डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। चारों जर्नल की हम कर रहे हैं लेजर पोस्टिंग। तो ईयर 2022 सबसे पहले 1 जुलाई की पोस्टिंग्स। 1 जुलाई बाय डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड मशीनरी। $27,000 वर्किंग नोट नंबर 2। नंबर आपके वर्किंग में वहीं डलना चाहिए जहां 27,000 निकाला गया है। उसके बाद बाय बैंक, $386, देन बाय लॉस ऑन सेल, वर्किंग नोट नंबर 3, 127। फिर 1 जुलाई मशीन बाय करेंगे टू बैंक, मशीन लेकर आए हैं हम 4 लाख की। फिर लगाएंगे डेप्रिसिएशन 31/12 को। वर्किंग नोट नंबर 2, 22 का डेप सारा वर्किंग नोट 2 में था। यहाँ पर टोटल अमाउंट 39 और हमारा अकाउंट क्लोज, बैलेंस कैरेड डाउन। $551। तो 31/12/22 हमारा बैलेंस आ गया है 551। क्वेश्चन ने हमसे कहा था प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, डेट्स नहीं दी थी, तो क्लियरली हम लोग कितने सालों का बनाएंगे, 2 सालों का, जितने सालों की ट्रांजैक्शंस गिवन है। तो 2021 का अकाउंट बनाया, 2022 का अकाउंट बनाया। एक बार 2 मिनट लो, तसल्ली से सारे अमाउंट देखो, चेक करो आपको सब समझ आया कि नहीं। कोई अमाउंट नहीं समझ में आया तो पूछो। जिन बच्चों को सारा समझ में आ गया वो 2 मिनट स्माइल ब्रेक लेंगे, स्माइल कीजिएगा।
इतना कि आपके चीक्स दर्द करने लग जाएं। जिनको समझ में आ गया वो स्माइल करें, बाकी बच्चे चेक करें सारे अमाउंट क्लियर हैं कि नहीं। हाँ, ईयर एंड पे ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब जर्नल में तो करेंगे और लेजर में यहाँ कोई फ़र्क नहीं आएगा, लॉस ऑन सेल अकाउंट में आएगा। हाँ, P&L टू डेप्शन टू लॉस ऑन सेल। तो अगर हम लोग जर्नल को कंप्लीट करें 31/12 तो अगली एंट्री हमारी बन गई P&L टू डेप टू लॉस ऑन सेल। अब इसमें जब डेप डालोगे ना तो अमाउंट आएगा 39 + 27। टोटल डेप ट्रांसफ़र करोगे, फिर लॉस ट्रांसफ़र करोगे 127 और टोटल अमाउंट P&L में डेबिट। हाँ जी, और कोई डाउट? सब अमाउंट्स क्लियर हैं। अब देखो लास्ट आपका बैलेंस कैरेट डाउन कितना आ रहा है? 551 आ रहा है। ठीक है, आपका ये बैलेंस सही है या नहीं है ये तो आप खुद ही चेक कर सकते हो, ये आप खुद ही चेक कर सकते हो। देखो कैसे चेक करोगे, जो भी आप मशीनरी अकाउंट बनाओ ना, लास्ट का बैलेंस आए, लास्ट को चेक कर लेना। चेक हो गया तो कंफर्म्ड है अकाउंट हमारा पूरा का पूरा करेक्ट है। सबसे पहले डेट देख लेना, आखिरी वाला बैलेंस किस दिन आ रहा है। तो यहाँ पर डेट क्या आ रही है? 31 दिसंबर 22। अब आपके क्वेश्चन में तो बहुत मशीनरीज होंगी, आ रही हैं जा रही हैं। बैलेंस का मतलब क्या होता है? एज ऑन। बैलेंसेस को तो हम कहाँ लेके जाते हैं? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट कैसे होती है? एज ऑन। तो ये जो 551 का अमाउंट आ रहा है ना, ये सिर्फ कौन कौन सी मशीन्स दिखा रहा होगा? विच आर एग्जिस्टिंग एज ऑन 31/12/22। तो आप सिर्फ उस मशीन पे फोकस करना जो इस दिन है, जो इससे पहले आई, इससे पहले चली गई, हमें कुछ नहीं देखना। तो इस दिन हमारे पास 2 मशीन है, मशीनरी 2 और मशीनरी 3। सबसे पहले क्या चेक करोगे? डेट, बैलेंस किस दिन आ रहा है। फिर उसके बाद क्या चेक करोगे? कौन सी मशीन इस दिन है, जो जा चुकी हैं उनको जाने दो, हम सिर्फ आज वाली पे फोकस करेंगे। मशीनरी 2 और मशीनरी 3 इनकी चेक करना, टोटल कॉस्ट क्या क्या थी, कॉस्ट प्राइस। तो मशीनरी 2 का 2 लाख और मशीनरी 3 का 4 लाख। इसके बाद आपने ये चेक करना है 2 लाख वाली मशीन पर टोटल डेप कितने समय का लगा है, ये बता सकते हो? कितने समय का लगा है? कितने समय? 1 साल 6 महीने। 1 साल 6 महीने। पहले 6 महीने लगा था या पहले 1 साल? पहले 6 महीने फिर 1 साल। मेथड WDV है। WDV रेट क्या है? 10%। क्या 6 महीने के लिए 5% कह सकते हैं? 6 महीने के लिए 5%। अब आपने क्या करना है? 2 लाख माइनस 5% माइनस 10%। जब हम माइनस कर रहे हैं, हम डेप को माइनस कर रहे हैं सीधा रेट के साथ। पहले 6 महीने था, फिर 1 साल था, तो -5 माइनस 10, देखिए ज़रा कितना आ रहा है? 171। ठीक है, आप चेक करो तीसरी वाली मशीन, इस पर टोटल डेप कितना लगा है? 6 महीने। तो 6 महीने के लिए -5% कैलसी पर किया तो 4 लाख माइनस 5% कितना आ रहा है? 380। टोटल कर लो, कितना आ रहा है? 551। क्या यही तुम्हारा अकाउंट भी दिखा रहा है? तो क्या तुम्हारा आंसर सही है? तो क्या तुम्हें 10 on 10 मिल जाएंगे? तो क्या तुम्हें पेपर चेक करके वेट करने की ज़रूरत है? नहीं नहीं। तो पेपर में तो खास तौर पे करना है, अपना क्वेश्चन कंप्लीट करके चेक इमीडिएटली। 2 मिनट लगेंगे, कैलसी के ऊपर करना है, टक 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 टक। वो तो अभी पहला किया है ना, तो अभी टक
टक टक हो रहा है। अभी 3-4 क्वेश्चन करने दो, फिर टक 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 निकलेगा कि यार हमारा बैलेंस सही है कि नहीं है। तो बैलेंस सही करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले डेट देखोगे किस दिन बैलेंस आ रहा है, फिर चेक करोगे आज कौन सी मशीन है। जो उससे पहले गई उसको जाने दो, हम फोकस करेंगे सेकंड और थर्ड मशीन पर। तो हमने सबसे पहले ले ली कॉस्ट 2 लाख 4 लाख, फिर हम यहाँ से क्या माइनस कर रहे हैं, डेप। WDV है तो -5 -10। अच्छा एक काम करो, एक बार ये देखो, अगर तुम सीधा 15 कर दो तो क्या 171 आ रहा है? कर लो, जिसके दिल में है वो तो कर ही लो। दिल में तो आएगी नहीं यार मैम सीधा -15 कर देते हैं। देख लो आ रहा है 171, आ तो नहीं रहा, 170 आ रहा है। क्योंकि -15 पता है कहाँ कर सकते हो, SLM में। SLM है तो सीधा माइनस कर सकते हो, लेकिन WDV में जो तुमने सीधा जंप ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। तो पहले माइनस करेगा 5%, फिर माइनस करना पड़ेगा 10%, और ऐसे ही फिर हमारी तीसरी वाली मशीन। अच्छा M+ सीख चुके हो मैथ्स में? M+ नहीं सीखा तो देखो, जब इसको कैलसी पे कर रहे होगे ना, तो कैलसी पर कैसे करोगे आपको पता है, बाद में तो आपने इसको ऐड करना है। तो कैलसी पर आप क्या करो, सबसे पहले तो 0 कर लिया, 0। अच्छा उसके बाद चेक करो 0 के साथ M नहीं आना चाहिए। जिसके कैलसी पर M आ रहा है, आप MRC 2 बार प्रेस कर दो, वो चला जाएगा। भगा दिया। अब लिखो कैलसी पर 2 लाख, उसके बाद -5, फिर परसेंटेज की, फिर -10, फिर परसेंटेज की। तो 171 दिख रहा है आपको। अब इस समय आप प्रेस कर दो M+, एक ही बार करना है। अब M आ गया होगा, अब उसको भगाना नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद फिर लिखेंगे कैलसी पर हमारी थर्ड मशीन 4 लाख, फिर कैलसी पे लिखा 4 लाख -10, फिर परसेंटेज की -10%। अरे 10 नहीं था, 5 था, तो कोई बात नहीं, अभी 3 लिखा हुआ आ रहा है, वापस से लिख दो 4 लाख -5%। ये आ रहा है आपका 380। अब फिर से कर दो M+। जब 380 स्क्रीन पे आ रहा है तो प्रेस कर दो M+। अब आपको टोटल चाहिए, अब प्रेस कर दो MRC। आ गया है ना, सबकी कैलसी पर आ गया होगा 551। तो जब आप बैलेंस चेक करोगे तो आपको लिखना कुछ नहीं है, सारा काम कैसे हो जाएगा, कैलसी के ऊपर हो जाएगा। सबका आया कि नहीं आया? आ गया 551। तो जो जो भी आपको प्लस करना है वो M+ में डाल दो, कुछ माइनस करना है तो M- में डाल दो, और नेट क्या आ जाएगा, MRC। अब जिस जिसका नहीं आया, या तो गलती से 2 बार प्रेस हो गया है M+, या तो तुमने बीच में कहीं इक्वल्स टू डाला है। देखो जितना स्क्रीन पर है उतना ही कैलसी पर होगा, कोई भी कदम एक्स्ट्रा नहीं रखना, कोई इक्वल्स टू नहीं, कुछ नहीं, जितना स्क्रीन पे लिखा उतना करोगे कैलसी पर आएगा। 551। 1 मिनट ले लो, चेक कर लो जिसका नहीं आ रहा। और जिसका अभी भी नहीं आ रहा स्टेज पर ले आओ कैलसी, अभी चेक करते हैं। जिसने रेड लाइट से खरीदा है उसका नहीं आएगा। ठीक है डन। तो क्या खुद चेक कर सकते हो बैलेंस ठीक है कि नहीं? कर सकते हो। पहला क्वेश्चन से ठीक ठाक दोस्ती हो गई है? ठीक ठाक कि अच्छी? ठीक ठाक। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला अब हम करेंगे
क्वेश्चन नंबर 20th. Mrs. Prabha Pharmaceuticals has imported a machine. Imported मतलब बॉम्बे से कि बैंगलोर से कि चेन्नई से, कहाँ से? बाहर से. बाहर से मशीन आ रही है तो पेमेंट रुपीज़ में तो नहीं गई होगी, पेमेंट फॉरेन करेंसी में गई होगी, और हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगे रुपीज़ में, तो हम कन्वर्ट करेंगे फॉरेन करेंसी को इनटू इंडियन रुपीज़. हे भगवान, कैसे होगा? आराम से हो जाएगा. इट हैज़ इम्पोर्टेड अ मशीन ऑन 1st July 2020 for 8,000 pounds. पेड कस्टम ड्यूटी यानी कि टैक्स दिया, एंड फ्रेट. फ्रेट मतलब ट्रांसपोर्ट. और फ्रेट कौन से वाला ट्रांसपोर्ट होता है? ये मैंने बताया था आपको कुछ टाइम पहले. कौन से वाले कन्वेंस के खर्चे को फ्रेट कहते हैं? जब सामान एयर से आता है या फिर शिप से आता है, तो एयरवेज और सीवेज वहाँ पर हम कहते हैं फ्रेट. तो इंडिया का तो कितना % जो ग्लोबल ट्रेड है वो सी रूट से है? 95%. 95% जो ट्रेड हमारा है ग्लोबल वो सी रूट से है. तो ये सामान शिप से आया है और टोटल खर्चा है 80,000. एंड इनकर्ड इरेक्शन इंस्टॉलेशन चार्जेस 60,000. क्या कहते हो कॉस्ट कितना? 8,000 pounds इन रुपीज़ प्लस 80,000 का कस्टम और फ्रेट प्लस 60,000 का इंस्टॉलेशन. कस्टम और फ्रेट ऐड होना चाहिए कि नहीं? क्या कस्टम और फ्रेट दिए बिना मशीन आ जाएगी हमारे पास? आएगी ही नहीं, लोकेशन ही नहीं पहुंचेगी. तो सबसे पहले लोकेशन और फिर उसके बाद क्या ऐड करना है? वर्किंग कंडीशन. सारा खर्चा ऐड हो जाएगा, ठीक है, कर देंगे. अनदर लोकल मशीनरी कॉस्टिंग 1 lakh वॉज परचेज्ड ऑन 1st January 21. तो अगले साल हमने फिर एक मशीन और ख़रीद ली. ये भी इंपोर्ट कराई? नहीं, तब तक मोदी जी का मेक इन इंडिया आ गया था, तो हमने फिर यहीं से खरीदी. ऑन 1st July 22 a portion of the imported machinery value 1/3 got out of order and was sold for 134,800. बस और ले लो, इंपोर्ट करा लो. क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कुछ मशीन तो ख़राब हो गई हमारी, सारी नहीं, 1/3. सारी मशीन ख़राब नहीं हुई, 1/3 ख़राब हो गई. और इतनी ख़राब हो गई कि हमने तो इसको बेच ही दिया. बेच करके हम ले आए अनदर मशीन वॉज परचेज टू रिप्लेस द सेम फॉर 50,000. कोई पार्ट बिगड़ गया, उसको बेच दिया और नया पार्ट ला करके हमने लगा दिया. डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड एट 20% per annum on cost. 20% per annum on 20% per annum on cost. स्ट्रेट लाइन मेथड. अगर कॉस्ट पर लगाना है यानी कि SLM यानी कि अच्छे कर्मों का फल, यानी कि हर साल डेप का अमाउंट सेम रहेगा, बस एक बार निकाल लेंगे और हर साल वही डेप हम लगाते जाएंगे. शो द मशीनरी अकाउंट फॉर 2020, 2021 एंड 2022. देखो, जब भी ऐसे आपके सामने ईयर्स आएंगे ना, इसका मतलब होगा कैलेंडर ईयर. मतलब 1st January से 31st December. और अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा ना 2021, 21-22, 22-23, इसका मतलब होगा फाइनेंशियल ईयर 1st April to 31st March. तो डेप्रिसिएशन में ये बड़ी एक ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हमें ईयर्स तो प्रॉपरली चाहिए कि हमारा अकाउंटिंग ईयर ख़त्म कब हो रहा है. तो अभी तो पहले वाले क्वेश्चन में तो साफ साफ लिखा हुआ था 31 दिसंबर, लेकिन मोस्टली में आपको इस तरीके से लैंग्वेज मिलेगी.
तो यहाँ पर आपको खुद समझना है, खुद ध्यान रखना है। अगर 2020 2021 ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब कैलेंडर ईयर है, और अगर हाइफन डाल के लिखा हुआ है इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर है। तो हमारे इस क्वेश्चन में हम फॉलो कर रहे हैं कैलेंडर ईयर। एक्सचेंज रेट है 80 रुपीज़ पर पाउंड। 80 रुपीज़ पर पाउंड हमें कन्वर्ट करने हैं 8000 पाउंड्स। 80 रुपीज़ पर पाउंड, 1 पाउंड 80 रुपये, तो 8000 पाउंड्स, 6,40,000 हो गया कन्वर्ट। 1 पाउंड 80 रुपये तो 8000 पाउंड्स, 6,40,000। सबसे पहले वर्किंग नोट के लिए कॉलम्स डिसाइड कर लेते हैं। मशीन्स कितनी है यहाँ पर? पहले इंपोर्ट कराई, फिर इंडिया से खरीदी, फिर वो इंपोर्ट वाली का एक हिस्सा बेच दिया, तो फिर उस समय हमने नई खरीदी। तो जहाँ पर भी हिस्सा बेचेंगे ना हम, वहाँ पर हम मशीन को ना शुरू से ही अलग करके चलेंगे, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जहाँ पर हिस्सा बेच रहे हो तो मशीन को पहले ही 2 मान लेंगे हम, यानी कि टोटल जो इंपोर्ट कराई उसका 1/3 हिस्सा अलग, उसका 2/3 हिस्सा अलग। फिर हमने एक मशीन और खरीदी, फिर हमने एक मशीन और खरीदी, तो हमारे पास टोटल है 4 मशीन और एक पर्टिकुलर कॉलम, तो 5 कॉलम में वर्किंग नोट हमारा बनेगा। तो एक पूरे पेज पे लेजर ले लेना और अगले पूरे पेज पे वर्किंग नोट। तो फॉर्मेट बनाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। तो वर्किंग में आएंगे जब, तो मशीनरी 1 के 2 कॉलम, 1/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा। मशीनरी 1 के 2 हिस्से, फिर सेकंड मशीन, थर्ड मशीन। वर्किंग स्टार्ट होगी हमारी हमेशा बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ, डेट ऑफ परचेज एंड कॉस्ट प्राइस। मशीनरी 1 हमने खरीदी है 1 जुलाई 20। सारी डेट्स, सेकंड हम लाए थे 1 जनवरी 21, और थर्ड वाली हम लाए हैं 1 जुलाई 22। कॉस्ट प्राइस मशीन 1 का निकालना पड़ेगा, पर्टिकुलर्स कॉलम में कैलकुलेशन दिखाएंगे। कॉस्ट प्राइस हमारे पास है एक्सचेंज रेट, 1 पाउंड इज़ 80 रुपीज़। एक्सचेंज रेट हमें गिवन है 1 पाउंड इज़ 80 रुपीज़। मशीन का परचेज प्राइस है 8000 पाउंड्स। परचेज प्राइस 8000 पाउंड्स, तो कॉस्ट इन रुपीज़ 6,40,000। तो कॉस्ट इन रुपीज़ आ गई है 6,40,000। वही मैथ्स का यूनिटरी मेथड, 1 पाउंड के बदले 80 रुपये, तो 8000 पाउंड के बदले 8000 इंटू 80 रुपये, 6,40,000। इसमें ऐड करेंगे हम, इसमें ऐड करेंगे कस्टम ड्यूटी एंड फ्रेट 80,000, ऐड करेंगे इंस्टॉलेशन 60,000। टोटल कॉस्ट हमारी 7,80,000।
टोटल कॉस्ट 7,80,000। अब 7,80,000 को 1/3 और 2/3 में बांटेंगे। 1/3 हिस्सा 260, 2/3 हिस्सा 520। कैलकुलेशन सारा अलग अलग होगा। अब तो देखो, सबसे पहले हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया है हमारी मशीन का। तो कॉस्ट की वर्किंग जो है पर्टिकुलर्स कॉलम में ही हम दिखा देंगे, और उसके बाद जब भी आगे जाके मशीनरी का हिस्सा सेल हो रहा होगा उस मशीन को पहले से ही अलग करके चलना है, वरना कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। अलग करके चलेंगे तो सिंप्लीफाइड रहेगी। और ये पहला काम है आपका इम्पॉर्टेंट, जो 15 मिनट के रीडिंग टाइम में करने की ज़रूरत है। तो रीडिंग टाइम को कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ करना है, उसमें से एक हिस्सा है डेप्रिसिएशन। रीडिंग टाइम में पढ़ के एनालिसिस कर लेना, कितनी मशीन खरीदी, कितनी मशीन बिकी, वर्किंग नोट में कितने कॉलम बनेंगे, क्या मशीन को अलग करना है कि नहीं, ये सब 15 मिनट में हो जाएगा। और जब लिखना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी है कितने कॉलम्स बनाने और कैसे वर्किंग हमें स्टार्ट करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मशीन की कैलकुलेशन से। पहले कैलकुलेशन करेंगे, फिर लेजर के अंदर पोस्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे मशीन खरीदी 1 जुलाई 2020 को। 1/3 हिस्सा ये आगे जाके बिका है, 2/3 हमारे पास लास्ट तक रहा है। अब इसके बाद अनदर लोकल मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख वॉज परचेज्ड ऑन 21। तो देखो करंट ईयर में सिर्फ क्या काम हुआ, 1 जुलाई 20 हमने सिर्फ ये मशीन खरीदी बस। अगली ट्रांजैक्शन तो किस दिन आ रही है, 1 जनवरी 21 को। तो करंट ईयर में कुछ करना है अब मशीन खरीदने के बाद। हाँ, ईयर के एंड में हम सिर्फ क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर हम लगाते हैं डेप्रिसिएशन फॉर 2020। बहुत आसान है, 20% SLM, 20% SLM, लेकिन 6 महीने के लिए, क्योंकि इस बार ये मशीन हमने 1 जुलाई को खरीदी है। तो 2,60,000 पर 50%, 20%, 6 महीने के लिए, और 5,20,000 पर 20% 6 मंथ्स के लिए। तो ये बेसिकली 10% हो गया हमारा। आपने 6 महीने का करना है तो आसान है, सीधा 10% कर दो। तो ये मशीन की डेप आ गई 26,000 और दूसरे वाले हिस्से की 52,000। यहीं पर हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 और 2020 का टोटल डेप 78,000, 26,000 प्लस 52,000। अब चलते हैं हमारे लेजर अकाउंट में। अच्छा, यहाँ पर वर्किंग नंबर 2 आएगा आपका। वर्किंग नोट नंबर 1 कॉस्ट है 7,80,000 की कैलकुलेशन, सेकंड डेप्रिसिएशन है। अब आते हैं लेजर अकाउंट में, 2020 से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट जुलाई को बाय की हमने 2 बैंक। मशीनरी अकाउंट में लिखेंगे 2 बैंक। वर्किंग नोट नंबर 1 कॉस्ट हमने निकाली है 7,80,000। मशीनरी अकाउंट में 1/3 2/3 नहीं करना है, टोटल अमाउंट आएगा 7,80,000। उसके बाद सीधा साल के एंड में हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन, तो 31 दिसंबर। बाय डेप्रिसिएशन 26 प्लस 52, 78,000। टोटल सीधा कैल्सी पर ही हो जाएगा, कहीं नहीं लिखना, कैल्सी पे करके सीधा अकाउंट में लिखना है।
और हमारा साल ख़त्म, बैलेंस कैरेट डाउन। $7,02,000। Next year 2021, first January, balance brought down। अब नेक्स्ट ईयर हमने क्या किया है, अनदर लोकल मशीनरी वॉज परचेज्ड, और फिर अगला साल आ गया, यानी कि 2021 में सिर्फ क्या हुआ, हमने एक मशीन खरीदी है। तो हमारा वर्किंग नोट, मशीन हम सेकंड लेकर के आए हैं 1 जनवरी 21 को, स्टार्टिंग में ही हमने खरीदी है। तो इस साल और तो कुछ हुआ नहीं, तो सीधा क्या लगाना है हमें, डेप्रिसिएशन। मशीन कितने की खरीदी हमने, 1 लाख की। मशीन की कॉस्ट 1 लाख। तीसरी मशीन आएगी 1 लाख की 1 जनवरी को। इसके बाद लगाएंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन फॉर 2021। अब देखो मेथड हमारा SLM है, तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे लगेगा, WDV पे नहीं। तो हमारी मशीन 2,60,000 की, इस पर कितना लगेगा, पूरा का पूरा 20%। पहले वाले साल में तो आधा लगा था ना, लेकिन 2021 में फुल ईयर लगेगा, मशीन हमारे पास पूरे साल रही। तो 2,60,000 पे 20%, ऐसे ही 5,20,000 पर 20%। तो SLM में कॉस्ट पे लगाना है, WDV में WDV पे लगाना है। तीसरी मशीन 1 लाख की मशीन, रेट है 20%। क्या 6 महीने लगाएंगे कि पूरे साल, पूरे साल लगाएंगे। मशीन हमने 1 जन को ही खरीद ली थी। ये आ गया हमारे पास करंट ईयर डेप्रिसिएशन। सबसे पहले 52, 104 और 20। 1,76,000 का टोटल डेप्रिसिएशन। तो SLM में कॉस्ट लेना है हमेशा। तो सेकेंड साल भी 2,60,000 पे 20%, 5,20,000 पे 20% और 1 लाख पर 20%। टोटल डेप आ गया है 176 का। तो हम चल रहे हैं 2021 में, मशीन खरीदी है 1 जनवरी टू बैंक। एक लाख की मशीन लाए, फिर 31/12 डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तीन मशीन हो गई हैं टोटल, 176 का डेप बाय बैलेंस कैरेट डाउन। तो 2021 हमारा बैलेंस आ रहा है 6,26,000। तो 1 जनवरी 22 बैलेंस ब्रॉड डाउन।
इसके बाद 1 जुलाई 22, a portion of the imported machinery 1/3 got out of order and was sold for 134,800. तो देखो हमने अलग अलग कर दिया था तो थोड़ा सा यहाँ पर आसान बन गया है. हमने कौन सी वाली मशीन बेच दी है? अब मशीन 1. अगर आपने हिस्से बना दिए ना तो आपके लिए पोर्शन वाली बात खत्म ही होगी कि हमने एक पोर्शन बेचा. अब आप तो सिर्फ क्या सोचोगे, हमने मशीन 1 बेच दी. मशीन 1 हमने बेची किस दिन? मशीन 1 हमने बेची है 1 जुलाई 22 को बेची है. 1 जुलाई 22 को. तो क्या 2022 में मशीन 1 पे डेप्रिसिएशन लगेगा? लगेगा. कितने महीने का? 6 महीने का. तो डेप्रिसिएशन फॉर 2022, डेप्रिसिएशन फॉर 2022 कितने महीने का लगाना है? यहाँ पर 6 महीने का लगाना है. तो क्या हम कह सकते हैं 26,000 आ गया? SLM चल रहा है ना, कॉस्ट पे लगाना है. तो SLM डेप्रिसिएशन 6 महीने का लगा रहे हो तो 26,000 आ रहा है, पूरे साल का लगा रहे हो तो 52 आ रहा है. तो 6 महीने का डेप लग गया 26,000. मशीन हमने बेच दी 1 जुलाई 22 को. हमें चाहिए WDV एज ऑन 1 जुलाई 22. WDV से कंफ्यूज नहीं हो ना. अगर हो रहे हो तो यहाँ पे लिख दो बुक वैल्यू. मेथड हमारा SLM ही है. हमें क्या चाहिए? बुक वैल्यू. बुक वैल्यू एज ऑन 1 जुलाई 22. जिस दिन हमने ये मशीन बेची उस दिन इसकी हमारी बुक्स में वैल्यू क्या थी? तो देखो वैल्यू क्या थी कैसे निकालेंगे? कॉस्ट में से सारा डेप माइनस करके. तो 2,60,000 माइनस 26,000 माइनस 52,000 माइनस 26,000. 1,56,000. ये जो मशीन हम बेच रहे हैं 2,60,000 की. ये जो मशीन हम बेच रहे हैं 2,60,000 की, जिस दिन हम बेच रहे हैं उस दिन इसकी वैल्यू कितनी है? तो जिस दिन हम बेच रहे हैं उससे पहले हम इस पे डेप लगा चुके हैं. पहले लगाया था 26,000, फिर लगाया था 52,000, फिर से लगाया था 26,000. आपका इंस्टीट्यूट कह रहा है कोई कैलकुलेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा अमाउंट दिखाओ, कैलकुलेशन करो कैलसी के ऊपर, प्लस माइनस तक सारा वहाँ करो, यहाँ सीधा अमाउंट लिख दो. WDV कितनी आ रही है? 1,56,000. यानी कि जिस दिन हमने ये मशीन बेची इस मशीन की वैल्यू हमारे लिए कितनी थी? 156. अब कंपेयर करते हैं सेल प्राइस से. इसको हमने कितने में बेच दिया? इसको हमने बेचा 134,800 में. 156 की मशीन हमने बेच दी 134,800 में. तो यहाँ पर क्या हो गया है? लॉस ऑन सेल. देखें ज़रा कितना लॉस आ रहा है. 21,200. बड़े ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि 21,200 के लॉस में हमने मशीन को बेच दिया है. कैसे निकालेंगे? 156 माइनस 134,800. इंस्टीट्यूट कह रहा है कुछ मत लिखना, प्लस माइनस कैलसी पे करना और हमें सीधा बताना लॉस कितना? 21,200. दिल से सोच के बताओ क्या ये लॉस समझ आ गया? पक्की बात. 21,200. आगे बढ़ने से पहले ज़रा इस मशीन की पोस्टिंग कर देते हैं.
ये मशीन सेल हुई है, सेल से रिलेटेड कितनी चीज़ें लेजर अकाउंट में जाएंगी? 3 3 3। कौन कौन सी? डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड मशीनरी, बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव्ड, और लॉस या प्रॉफिट ऑन सेल। यहाँ पर तो लॉस हो रहा है तो सब कुछ क्रेडिट साइड पर, कंप्लीटली क्रेडिट साइड। 2022 डेट है 1 जुलाई। 1 जुलाई को क्या हुआ? बाय डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड मशीनरी। डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड मशीनरी अमाउंट हमने निकाला था 26,000। क्या वर्किंग नोट नंबर हमने दिया? वर्किंग नोट नंबर है 4। 26,000 पे 4 नंबर और लॉस ऑन सेल पर 5, 21,200। डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड मशीनरी, वर्किंग नोट नंबर 4, 26,000। उसके बाद पैसा आया बाय बैंक, एंड बाय लॉस ऑन सेल। सेम डेट न्यू मशीन बाय की थी हमने 1 जुलाई टू बैंक। सेम डे नई मशीन खरीद के लाए हैं। नई मशीन हमने बाय की है 50,000 की। टू बैंक 50,000 नई मशीन हमने बाय की। अब आते हैं हमारे वर्किंग नोट में। मशीनरी 3 हम लेकर के आए हैं 50,000 की, और ये मशीन हमने खरीदी है 1 जुलाई 22 को। अब जो जाने वाले थे वो तो चले गए, है ना। मशीन जो जाने वाली थी वो तो गई। अब हम बात करते हैं एग्जिस्टिंग मशीन्स की। 2022 में मशीन कितनी पड़ी हैं? मशीन 1 का 2/3 हिस्सा पड़ा है, कितने टाइम रहा? पूरे साल। मशीनरी 2 पड़ी है, कितने टाइम रही? पूरे साल। मशीनरी 3 अभी अभी आई है, कितने टाइम के लिए? 6 महीने के लिए। तो देखो मशीनरी 1 का 2/3 हिस्सा, क्या हम कह सकते हैं डेप्रिसिएशन इज 1,04,000? बता दो बात समझ आ रही है कि नहीं। SLM मेथड है। SLM मेथड से 1 साल का डेप कितना है? कॉस्ट का 20%। कॉस्ट का 20%। कॉस्ट कितनी थी? 5,20,000, इसका 20%, तो डेप अभी भी कितना रहेगा? 1,04,000। मशीनरी 2 पे इस साल भी डेप कितना रहेगा? 20,000, और मशीनरी 3 पर 5,000। ये 1,04,000 का अमाउंट और 20,000, ये वही सेम है जो तुम लोगों ने चिल्ला के बोला था कि SLM डेप्रिसिएशन कैसे होती है। सेम, उसी सेम को ICAI ने थोड़ा घुमा दिया कि अब हमारे दिल से ही नहीं आ रहा कि भाई ये सेम था क्या, ये सेम चल रहा था क्या, क्योंकि पहले साल कितना लगाया? 6 महीने, फिर कितना लगाया? पूरे साल का। तो सेम तो रहेगा, लेकिन कौन से वाला हिस्सा? पूरे साल वाला हिस्सा। तो सेकंड वाले हिस्से पर पूरे साल का डेप 1,04,000, सेकंड मशीन पर 20,000, तीसरी मशीन पर 5,000, तो टोटल इस साल का डेप्रिसिएशन ऑन एग्जिस्टिंग मशीनरीज 1,29,000। हम साथ साथ हैं कि हम आपके हैं कौन? अगर समझ में आ रहा है तो साथ साथ हैं। अगर आपने कहा मैम हमारी तो दुश्मनी हो गई डेप्रिसिएशन से, तो फिर हम आपके हैं कौन? तो क्या कहते हो? साथ साथ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे अमाउंट समझ में आ रहे हैं। तो लेजर अकाउंट में जा रहे हैं, 2022 का डेप लगाएंगे साल के आखिरी दिन 31/12। डेप्रिसिएशन ऑन एग्जिस्टिंग मशीनरीज
वर्किंग नोट नंबर है हमारा 4, जहाँ पे डेप निकला है 2022 का। टोटल डेप आ रहा है 129। और कुछ नहीं हुआ क्वेश्चन में, चेक करते हैं बैलेंस कैरेड डाउन 365। बैलेंस कैरेड डाउन, बैलेंसिंग फिगर 365। क्या चेक करना है 365 करेक्ट है कि नहीं, करके देखते हैं ज़रा 365 करेक्ट है कि नहीं। बैलेंस को चेक करते हैं। बैलेंस किस दिन आ रहा है, 31/12/22 को। मेरे पास इस दिन कितनी मशीनरी, 3। मशीनरी 1 का 2/3 वाला हिस्सा, सेकंड वाली पूरी, थर्ड वाली पूरी। हमारे पास 31/12/22 को हमारे पास है 3 मशीन। मशीनरी 1 का 2/3 वाला हिस्सा है, यानी कि 5,60,000 ये है हमारे पास। मशीनरी 2 और 3 पूरी पूरी है 5 लाख, अच्छा 20,000, 5,20,000, 1 लाख और 50,000। डेप्रीसिएशन का रेट है 20%। पहली वाली मशीन पे कितने साल लगा है डेप, कितने साल टोटल शुरू से लेकर अब तक, शुरू से लेकर अब तक 2.5 साल हो गए। 2020 में खरीदी थी हमने इसको, 1 जुलाई 20। तो 1 जुलाई 20 से 31/12/22 कितना, 2.5 साल। 2.5 साल का डेप माइनस करना है, 2.5 साल का डेप माइनस करना है। 2 तरीके। पहला तो तुमने कहा अमाउंट हमें याद ही है ना, एसएलएम में अमाउंट याद होगा। 1 साल का 52, 1 साल का 104 और 6 महीने का 52। पहला तरीका तो माइनस कर दो 104, 104 और 52। देखें ज़रा कितना आ रहा है, 260। देखो टोटल कितना लगा, 2.5 साल ना, तो 2.5 साल मतलब 6 महीने का 52 और पूरे पूरे साल का 1,04,000। फिर देखो सेकंड मशीन पे, सेकंड मशीन कब खरीदी थी, 1 जनवरी 21। इसको कितना समय हुआ है, इसको 2 साल हुए हैं। तो 1 साल का डेप है 20,000, तो 2 साल का 40,000, 60,000। फिर ये आखिरी वाली तो हमेशा ही आसान होती है, तो अभी अभी आई होती है, इस पर तो हमने अभी सिर्फ 5,000 लगाया। 45 कर लो टोटल, 365 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है 365। अब देखो इससे बेटर तरीका एसएलएम में, जब एसएलएम का बैलेंस चेक करो ना तो पता है क्या करना। फर्स्ट मशीन 5,20,000 है, ठीक है। इस पे कितने साल का डेप लग गया, 2.5 साल का लग गया ना। 1 साल की परसेंटेज कितनी है, 20%। एसएलएम में प्लस कर लेना, पहले साल 20% है तो 2 सालों की हो गई 40%। सिर्फ एसएलएम में करना है। पहले साल 20% है तो 2 सालों की 40%, तो 2.5 साल की 50%। 5,20,000 माइनस 50%, देखना 2,60,000 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। सिर्फ एसएलएम, खबरदार जो डब्ल्यूडीवी में किया तो एसएलएम में सीधा प्लस होगा। पहले साल 20%, दूसरे साल 20%, तीसरे साल 10%। टोटल डेप कितना लग चुका है, 50%। ऐसे ही देखो दूसरी मशीन 1 लाख, पहले साल 20%, दूसरे साल 20, तो टोटल परसेंटेज 40। तो ये तुम्हारा आ गया 60,000।
फिर तीसरी वाली मशीन, तीसरी का तो कभी कोई चक्कर होता ही नहीं है, या तो सीधा 5000 माइनस कर दो, नहीं तो फिर कितना परसेंट लगाया अभी तक, 10%। तो देख लो 365 आ गया कि नहीं, आ गया। और पेपर में तुम्हारे चेहरे पे हंसी आ जाएगी, अब ये शुक्र है इतनी देर से कर रहे थे, बैलेंस सही है, मतलब हमारा 10 नंबर का सवाल जो है सही है। ऑल्दो ये वाला 15 का आना चाहिए, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते, ICAI का वो 10 में भी दे सकते हैं, बोलेंगे 10 में दे दिया बहुत है। 15 वाले में तो हम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज करवाएंगे, शिफ्टिंग फ्रॉम SLM टू WDV। क्या शिफ्टिंग कर सकते हैं? यस, अलाउड है, अगर आप मेथड चेंज करना चाहो कर सकते हो। तो अगर चेंज करेंगे तो कैलकुलेशन सीखेंगे, तो बिना चेंज की समझ आ रही है कि नहीं, पहले ये बता दो, समझ आ रही है बात? इसमें कोई भी अमाउंट में अटक रहे हो तो पूछ लो ज़रा, ज़रा मतलब पूरा पूछ लो, कोई बात नहीं, जहाँ अटक रहे हो पूछ लो, अमाउंट चेक कर लो, तुम्हारे माइंड से पूछ लो समझ आ रहे हैं कि नहीं। देख लो वही चैप्टर है जो तुम पढ़कर आए थे, वही डेप्रिसिएशन है 11th क्लास वाली। अमाउंट समझ आ रहे हैं? आ रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना, घबराहट सी है सबके चेहरे पर। कैल्सी पर ही करना है? हाँ हाँ, M+। देखो ये जो आप लोग बैलेंस चेक करोगे ना, बेटर है सारा ही कैल्सी पर करो, कुछ भी लिखना ना पड़े आपको पेपर में, ये सीधा M+ की मदद से सीधा हो जाएगा कैल्सी पर। 520 माइनस 50% M+, 1,00,000 माइनस 40% M+, 50,000 माइनस 10% M+। देखो अकाउंट्स के पेपर में रफ शीट तो है ही नहीं ना, मैथ्स में तो रफ शीट मिल रही है ना, अकाउंट्स के पेपर में रफ शीट नहीं है। तो क्या आखिरी पेज को रफ शीट बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, UFM के अंदर फंस जाएगा पेपर। अकाउंट्स में अगर आखिरी शीट को रफ लिख दिया तुम लोगों ने तो अनफेयर मीन्स के अंदर फंस जाएगा। तो अकाउंट्स में रफ तो कुछ है ही नहीं। तो अगर तुम ये लिखना भी चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, वो जो वर्किंग वाला हिस्सा है वहीं लिखना पड़ेगा तुम्हें। तो लिखने की स्पेस कहीं नहीं है अलग से, रफ कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ योर वर्किंग। तो बेस्ट होगा कैल्सी पे करो, और नहीं कर पा रहे हो, लिखना पड़ रहा है तो वर्किंग के अंदर ही लिख देना, कोई खास बात नहीं, वर्किंग के अंदर लिखना। और एक जो तुम लोगों ने अभी मॉक टेस्ट 1 में किया है ना, छोटा छोटा पेंसिल से लिख रहे हो, पता नहीं क्यों लिख रहे हो, बैलेंस शीट का टोटल छोटा सा पेंसिल से लिखा, फिर उसको तुमने पेन से लिखा, लेकिन वो बन गया अनफेयर मीन्स का पार्ट, वो पेपर कैंसिल है, देख लिया होगा जिन बच्चों को मिला है पेपर। तो आपके पेपर में ना पेंसिल से कुछ नहीं लिखना, पेंसिल से सिर्फ ड्रॉ करना है, और अगर लिखोगे तो बाद में इरेज करना है। सुना है मैंने जो लिखा था मिटा दिया, सुनी है ये लाइन गाने की, बस ये तुम्हें अप्लाई करना है। पेंसिल से तुमने कुछ भी लिखा तो उसको क्या करना है, मिटाना है, ठीक है। तो चलिए आज की मुलाकात इतनी ही, थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।